एक रात भी अगर मैं अपनी बीवी और बच्ची के बगैर यूं रहा तो शायद इस रात की सुबह ना हो। मैं बीबी को मनाने की कोशिश करता हूं। मुझे ये कोशिश करनी होगी। क्यों साईं, अभी से गद्दी की फिक्र पड़ गई? बीवी, आप जानती हैं कि गद्दी की मुझे अब कोई खास चाह नहीं रही है। मैं तो खुद इन जिम्मेदारियों से किनारा कश होना चाह रहा हूं। मैं तुम्हारी माँ को ले जाने आया हूं बेटी। मत कहिए मुझे बेटी। आपके मुंह से मुझे अपने लिए ये लफ्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी मेहरबानों से। अच्छा बैठे तो सही आप। हाँ, बनफ्शे पहली मर्तबा उम्मीद से है। इस मौके पे तुम्हारा साथ होना लाजमी है। ये फिर वक्त नजर नहीं आ रहा, आया नहीं क्या तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मामी सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। बड़े दुख की बात है पीरबख्त, तुम्हारे होते हुए खानदान में अब ये सब होगा। तवाइफें और मुरीदनियां इस खानदान की बहू बेटियां बनेंगी। जिस औरत को तुम्हारी माँ ने कभी बहू तस्लीम नहीं किया, तुम्हारा भतीजा उसे इस घर की मालकिन बनाने के लिए ले आया, और तुम खामोशी से बैठे देख रहे हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मामी सरकार? ये इनके घर का आपस का मामला है। पीरबख्त, मेहरबानो इस खानदान की बेटी है। इसके साथ होने वाली ज्यादती इसका जाती मामला नहीं, पूरे खानदान का मसला है। और तुम खानदान के बड़े हो। मेहरबानो, तुम्हें इस मौके पे खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आज तुम खामोश रह गई तो इस तरह की ज्यादतियां इस खानदान की बेटियों के साथ होती रहेंगी। मामी सरकार, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेहरबानो, तुम एक पीरज़ादी हो। अपनी अर्जी लेकर पीरबख्त सुभान के दरबार में चली जाओ। पूरा खानदान तुम्हारा साथ देगा, पीरबख्त भी। क्यों पीरबख्त? मेरा ख्याल है साले ने जो कुछ किया है सब ठीक किया है। साई के नाते उन दोनों का इस घर पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। मेहरबानो, पागल हो गई हो तुम? वो एक तवाइफ है। तो क्या हुआ मामी सरकार? है तो साई की बेवा ना वो, और वो लड़की उनकी बेटी। मैं उनसे उनका यह हक छीन नहीं सकती। और वैसे भी कोई औरत पैदाइशी तौर पर तवाइफ नहीं होती। ज़माने की सख्तियां और मजबूरियां उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लो भाई, आला और अदना का फर्क ही मिट गया। खानदानी और तवाइफ का फर्क भी मिट गया। तो फिर हम काहे के पीर और काहे के हमारे मुरीद? ये दस्तार अच्छे घर में गई कि दस्तार की वुक्कत ही खत्म हो गई।
पीरों की नस्ल तो बची, मगर उनका मान मर्तबा सब खत्म हो गया। अब वक्त बदल चुका है मामी सरकार। तालीम ने इस तफरीक को ख़त्म कर दिया है। तुम्हारी ऐसी ही बातों ने एहराम को खुला रास्ता फराहम किया। 2 टके की मुरीदनी से शादी करके नस्ल खराब करने का कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। अल्लाह खैर करे, इतनी देर हो गई, सरकार अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ, इतनी देर हो गई है। पीर बख्त, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भतीजे ने एक मुरीदनी की बेटी से शादी कर ली और अब साले एक तवाइफ को लेकर घर में आ गया। बेवकूफ बनाते आ रहे हैं लखी महल वाले खानदान वालों को। क्या अब ये सब होगा हमारे खानदान में? और इसे भी तुम ही लोगों ने खामोश रहने पे मजबूर किया होगा। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दस्तार पीर साले के हवाले कर दो, क्योंकि एहराम नूर अफरोज से शादी करके इसका हक खो चुका है। वैसे पीर साले का तवाइफों के घर में लाना मुनासिब तो नहीं है, मगर खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक पीर साले पीरजादी का बेटा है और उसकी बीवी पीरजादी है। जवान खून है, शायद खानदान वालों के लिए कुछ बेहतरी कर सके, हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है। तुम ही समझाओ अपनी बहन को, इस तरह मैदान छोड़ देना हम पीरजादियों की शान नहीं है। अच्छा मामी सरकार, मैं अब चलता हूँ। रात बहुत गहरी हो रही है। शहरबानों को साथ लेकर नहीं जाओगे? नहीं मामी सरकार, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी बनफ्शे के साथ। एक ही शहर में बेटी का घर है, खैर तो है। पहले तो तुम कभी किसी के यहाँ इस तरह रुकने के लिए नहीं गई। मामी, बनफ्शे की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन बनफ्शे के साथ ही रहूंगी। हमारी बेटी तो जाती नहीं है हमारे घर, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ रुक जाऊं।
सरकार, आपने इतनी देर लगा दी, मैं तो परेशान हो गई थी। सरकार, बीबी मुर्शिद नहीं आई क्या? बाबा सरकार आए थे अम्मा को लेने। तो तायमी चली गई? नहीं, शायद अगर मेहमान आ जाती तो बाबा सरकार की बातों में आकर अम्मा चल पड़ती। बनफ्शे, तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह तो मसले और भी उलझ जाएंगे। तुम्हें तो ताई अम्मी को खुद समझाना चाहिए कि अब तुम हो गए। तो आप क्या चाहते हैं? अम्मा सरकार वापस वहीं चली जाए जहां बाबा की वो मुरीदनी बीवी अम्मा की सौतन के रूप में मौजूद है? देखो बनफ्शे, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो और मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। अगर तुम इस तरह जिद पर अड़ी रही तो ताया सरकार अकेले पड़ जाएंगे। नहीं पड़ते अकेले, उनके साथ उनकी बीवी है। तुमने सोचा है बनफ्शे कि तुम्हारी इन सब बातों से ताया सरकार को कितना दुख होगा? और जो दुख उन्होंने हमें दिया है उसका क्या? वो सब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी किया है। हालात ने उनको इतना मजबूर कर दिया था कि उनको अपनी बेटी को पनाह देनी पड़ी, वरना ताई जान से शादी के बाद उन्होंने पलटकर उस जानब देखा भी नहीं था। किन मुश्किलों से उनकी बेटी पली, इतने अमीर कबीर शौहर के होते हुए, और किस गरीबी में मलका चची ने वक्त गुजारा। मत कहे उसे चाची, आपको जरा शर्म नहीं आई उस 2 टके की मुरीदनी को मेरी माँ की जगह देते हुए? मैं अपनी माँ की जगह एक तवाइफ को दे चुका हूं और यही था इंसाफ का तकाजा। होश में आ जाएं आप लोग, 2015 चल रहा है। कब तक हुक्मरानी करेंगे हम? पीर हो या मुरीद, एहसासात, नफ्सियात और ख्वाहिशात सबकी एक जैसी होती हैं, और वक्त ये साबित कर चुका है कि हमारे एहसासात हमें मजीद मोतबर नजर आने की इजाजत नहीं देते। हम भी अंदर से आम इंसानों जैसे ही हैं। हमारी ख्वाहिशें जात पात के सारे बंद तोड़कर, पीरों के दीवाना वार बनाए हुए इशारों को तोड़ते हुए हमें आम लोगों की कतार में खड़ा कर चुकी हैं। फॉर गॉड सेक, पीरों के ये ढकोसले खत्म करें। हाँ, अगर आप इतने ही ग्रेट हैं तो मना कर देना दस्तार बांधने से। खत्म करें ये पीरी मुरीदी के चक्कर। ले आइए जमहूरियत पीरों के खानदान में। हाँ, ऐसा ही करूंगा। मत कहिए मुझे बेटी, आपके मुंह से मुझे अपने लिए ये लफ्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं। बड़े सरकार, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट तो हट चुकी है। अब आप आसानी से अपने पुराने रिश्ते निभा सकते हैं। अब मैदान खाली हो चुका है बड़े सरकार, लिहाजा जो जी चाहे वो कीजिए आप, कोई रोकने वाला नहीं है आपको।
क्या हुआ सरकार? आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? आप तो बीबी मुर्शिद को लेने गए थे ना? हाँ, उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया है। तुम जानती हो मलका, गुड्डी अब मुझसे नफरत करने लगी है। मैं बीवी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूं मलका, लेकिन गुड्डी की नफरत मुझे जीने नहीं देगी। ये कैसी आजमाइश है मलका? पहले एक बीवी और बेटी के सामने शर्मिंदा था, और अब दूसरी बीवी और बेटी के सामने भी शर्मिंदा हूं। हर सूरत मुझे दोनों में से किसी एक को दुखी करना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। सरकार, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उन सब की जिम्मेदार मैं हूं। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इजाजत दे दें कि मैं वापस कबीर के पास चली जाती हूँ। मैं तो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था मलका, और तुम मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो। ना सरकार, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी मलका। यूं मुझे आग में धकेल के बीवी और बेटी के सामने शर्मिंदा करके, जलील करके तुम अब जाने की बात कर रही हो। ना सरकार, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेरे जाने से आपका मसला हल हो जाएगा। तुम मेरे लिए कुर्बानी देना चाहती हो ना? ठीक है, दो कुर्बानी। बीबी ने शर्त रखी है कि हमारा रिश्ता गुमनाम ही रहेगा, और तुम सारी जिंदगी इसी तरह मुलाजिमों की तरह इस घर में पड़ी रहोगी। मंजूर है? तैयार हो ये कुर्बानी देने के लिए? बहुत अजीम बनती हो ना? तो ये कुर्बानी, इस राज को राज ही रख के मरते हैं हम दोनों। भला ये भी कोई कुर्बानी हुई? मैं तो पहले ही गुमनाम थी। अब भी गुमनाम रह लूंगी। अब बस बीबी मुर्शिद को ले आए, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो ठीक है, बोलो। बोलोगे साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। ठीक है, अब अपने कमरे में जाओ। खुदा का शुक्र है कि आज तक हमारी मुलाकातें दूसरे मुलाजिमों की नजरों से बची रहीं। जाओ।
आपसे मोहब्बत कैसे होती बीवी? आपसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो सिलसिला रुककर हमारी शादी पर खत्म हो गया था और फिर जब मलका आई तो मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी भी है। मुझे देख के मुस्कुराना ज़रूरी नहीं है ताई अम्मी। आई मीन ज़बरदस्ती क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? कितने दुख की बात है ना, तुम्हारे दर पर आकर पड़ी नहीं। इस उम्र में अपने घर से बेघर हो जाना कितना बड़ा अजाब है साले। नहीं ताई अम्मी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे होते हुए। बेटा ना हो तो भतीजे भांजे भी बेटे ही होते हैं। मैं तो फिर आपका दामाद हूं और मेरे साथ तो आपके कोई 6-7 रिश्ते वैसे ही निकल आएंगे। तुम्हारे ताया सरकार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ताई अम्मी, अच्छा तो उनके साथ भी नहीं हुआ। तुम उनके साथ हमदर्दी मत करो, धोखा दिया है उन्होंने मुझे। ताई अम्मी, वो ये धोखा नहीं देना चाहते थे। दादी सरकार ने उन्हें बुलाकर कसम दी और उन्हें आपसे शादी करना पड़ी। तो इस सब में मेरा क्या कसूर था? ताई अम्मी, कभी इंसान का कहीं कोई कसूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सज़ा की अजियत से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी कोई 2+2 4 का नाम थोड़ी है। कभी इसका जवाब 2+2 5 होता है तो कभी 2+2 0। और मेरा जवाब क्या हुआ? 2+2 0। खुदा ना खास्ता ताई अम्मी, ताया सरकार आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। उतनी मोहब्बत साले। ये बंटवारा सिर्फ मेरे हिस्से में ही क्यों आया? मेरा तो माजी सलेट की तरह साफ था। मेरी तो ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा शख्स नहीं आया कि जिसे मैंने आधा प्यार दिया और उसका आधा प्यार तुम्हारे ताया सरकार को दिया। मैंने तो उन्हें अपने हिस्से का पूरा प्यार दिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी मोहब्बत के आधे हिस्से में डंडी मारी। कभी कभी औरत को सिर्फ औरत बनकर नहीं सोचना चाहिए, उसे एक माँ, घर की एक सरबराह बनकर सोचना चाहिए। और ताई अम्मी, जो आपका रुतबा है, आपका मुकाम है, वो उस घर में और किसी का नहीं है। और ताया सरकार ने आपको कभी भी डिग्रेड करने की बात नहीं की। आप भी दिल को थोड़ा नरम करें ताकि ताया सरकार की आजमाइश में थोड़ी कमी आए। मैं जितना दिल बड़ा कर सकती थी कर चुकी। अब इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। मुझे मंजूर है। आप ताया सरकार। सलाम ताया सरकार। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलें बीबी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये राज ही रहेगा। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। और मेरे सामने भी आपने ये रिश्ता याद नहीं रखना है, आपने अनजान ही बने रहना है। मैं वो पुराने ज़माने की फिल्मी अदाकारा नहीं हूँ जो अपने शौहर की दूसरी औरत की याद में बहाए जाने वाले आंसू पोंछा करती थी। बीबी, मुझे इसका अंदाज़ा अच्छी तरह से हो चुका है। आप अब चलें। और आप ये बात भी याद रखिएगा कि मैं उस घर में आपकी मोहब्बत में नहीं जा रही हूँ और ना ही आपकी औलाद की मोहब्बत में। इस मुश्किल घड़ी में मेरी बेटी मेरे साथ है। मैं वहाँ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ख़ानदान की औरतें मुझ पर रहम खाएं, मेरे साथ हमदर्दी करें और कहें कि
बेचारी शहर बानो, उसके शौहर ने मुरीदनी से शादी कर ली। वो कहते हैं ना साईं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं उसी रुसवाई से बचने के लिए आपके साथ जा रही हूँ। और मैंने आपकी हर शर्त इसलिए मानी है कि शौहर होने के नाते और उससे भी बढ़कर इंसान होने के नाते मुझे आपके साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करने का एहसास है। वो दिन गए जब आपके ऐसे जुमले मेरे दिल को पिघलाकर माया बना दिया करते थे। चोट खाने के बाद औरत पत्थर की बन जाती है साईं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सुलगता साज न दे, दर्द में डूबे। बिस्मिल्लाह बीबी मुर्शद, सलाम बड़े सरकार। बाहर दरवाजे के कचरा देखा है तुमने? मैं घर से क्या चलेगी, तुम लोगों की तो ईद ही हो गई बस। अच्छा बीबी, अभी करती हूँ। बीबी चलें। क्या चीज है इंसान जिस लम्हे का उसे जिंदगी भर इंतजार होता है, वो लम्हा उस पर से कभी कभी उस मक्खी की तरह गुजर जाता है। जिसे वो अपने हाथ के इशारे से उड़ा देता है। उस लम्हे में वो लुत्फ ही नहीं होता जो लुत्फ उसके ख्वाब में होता है। सारी जिंदगी मेरी हसरत थी कि मेरे बेटे को भी दस्तार मिले, मेरा बेटा भी बख्तावाला का वारिस बने। लेकिन अब जब ये लम्हा आने वाला है तो मेरे दिल को खुशी महसूस नहीं हो रही। अम्मा, मुझे दस्तार नहीं चाहिए। मुझे बख्तावाला का वारिस नहीं बनना। मुझे इस खानदान का सरबराह भी नहीं बनना। क्यों बेटा? ये जगह तो तुम्हारे ताया ने खुशी से खाली की है, तुम्हारे लिए, और खानदान वाले भी रजामंद हैं। बहरहाल अम्मा, ये कुर्सी है और कुर्सी का नशा मैं चखना नहीं चाहता। लेकिन कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए खानदान का। कोई और बन जाए, मुझे नहीं बनना। चाहे तो ताया सरकार खुद गद्दी पर बैठ जाए और चाहे तो किसी और को बिठा दे। नहीं बेटा, ये गद्दी नस्ल दर नस्ल हम ही संभालते हैं और तुम्हें संभालनी है। फिर ताया सरकार ही देख लें। वो कैसे देख सकते हैं? तुम जानते तो हो सारी हकीकत। ये हकीकत दुनिया तो नहीं जानती, खानदान भी नहीं जानता, और ताई अम्मा भी इस चैप्टर को क्लोज कर चुकी है। ताया सरकार ने ये राज खोलना था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम चुना। अब बेहतर होगा कि मुझे इस अजाब में मुब्तला ना करें। नहीं बेटा,
अब ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। ये राज खुले ना खुले, तुम दस्तार पर बैठोगे। मैं खानदान और रिश्तों के नाम पर लोगों से ज्यादतियां नहीं कर सकता। इनका मतलब है कि जब ये दूसरी शादी करेंगे तो अपनी बीवी को मेरे साथ लाकर बिठा देंगे और उनके बच्चों को भी अपना नाम देना चाहते हैं। ये तंज कर रही है ये। हालांकि ये जानती है कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। यही मान मुझे अपने बाप पर भी था, लेकिन अब मेरा भरोसा उन पर से उठ चुका है। और बेटी का भरोसा अगर बाप पर से उठ जाए तो जिंदगी भर किसी मर्द पर एतबार नहीं करती। और मेरा यही फैसला है कि तुम ये दस्तार पहनो। इस खानदान को नई सोच तुम दोगे। मैं तुम पर अपने बुजुर्गों के उसूलों की भारी गठड़ी नहीं डाल रहा हूं, बल्कि तुम्हारे बाप की हैसियत से जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पर रख रहा हूं, ताकि तुम मेरे खानदान को संभालो। पता है सरकार, मुझे नहीं चाहिए ये शान बान, ये नारे। वैसे एक वक्त था जब तुम्हें इनका बहुत शौक था। तब मैं बहुत बुरा आदमी था। देखो बेटा, अगर एक बुरा आदमी ऊंचाई के ख्वाब देख सकता है तो एक अच्छा आदमी क्यों नहीं देख सकता? तुम जवान हो, समझदार हो और अब तो खैर से मुनसिफ भी हो। तुम इस खानदान को सही गलत उलझी हुई रस्मों से बेहतर तौर पर निकाल सकते हो। ये रस्में बंद खिड़कियों और दरवाजों के पीछे नई नई कहानियों को जन्म देने का बायस है। तुम ये सब रस्में खत्म कर देना जिनसे ये नई नई कहानियां बनती हैं, जिनसे पीरों और मुरीदों का फर्क मिट जाए। पता है सरकार, मेरा दिल नहीं मानता। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपनी दस्तार संभालें। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे की तरह मेरी जगह पर बैठो तो? मीर सालेह इंशाअल्लाह खानदान को हमेशा साथ जोड़कर चलेगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। बहना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शहरबानो। कितने दिनों के बाद अल्लाह ने हमें खुशी नसीब की है। मैं पूरे अस्पताल में ना मिठाई बांट कर आती हूँ।